हेलो बच्चों, मैं अंकुर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और 14 सितंबर को जो पहला एआईटीएस कंडक्ट हुआ था उनमें आप सभी ने पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, तो उसका एनालिसिस जो है वो नेक्स्ट डे यूट्यूब पे अपलोड हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने उसमें कंसर्न रेज किया कि फिजिक्स और जुअलॉजी बहुत टफ थी और जुअलॉजी में स्पेसिफिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। तो आज उन्हीं इश्यूज को जो रेज हुए थे उन पे मैं एक क्लैरिफिकेशन लेके आया हूं। ये वीडियो उसी क्लैरिफिकेशन के लिए है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे जिनपे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली विद रिस्पेक्ट टू द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन ह्यूमंस। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड का मतलब ब्लड। ठीक है, बात यहां ब्लड की हो रही है। देखिए, जितने भी स्टेटमेंट्स इसमें दिए हुए हैं वो सभी आपके एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है। अब बात सी स्टेटमेंट की अगर हम करें तो लिखा हुआ है इट हेल्प्स एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड। बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज लिम्फ। नहीं, लिम्फ और ब्लड अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, हमने हमारी मॉड्यूल में भी दिया हुआ है कि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के हैं। एक है स्केलेटल टिश्यू, एक है फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड वाले में कौन कौन आता है? ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ तो अलग अलग है। ठीक है, डी स्टेटमेंट कहता है मोस्ट ऑफ द सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड। अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में ही हमारे पास दिया हुआ है कि दो टाइप के जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं। एक टाइप ही केवल न्यूक्लिएटेड होता है। तो हम ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से वैलिड कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो ब्लड के होते हैं वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 फ्रॉग से रिलेटेड है और इस बार हमारे नीट 2025 में फ्रॉग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी थे। तो इसके और किसी स्टेटमेंट में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ए जो है उससे रिलेटेड कंसर्न आए थे कि ऐसा कुछ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट उसका कोर कॉन्सेप्ट जो इसमें अप्लाई हो रहा है वो एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है और बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ते भी हैं उसे कि जो फ्रॉग होता है उसमें मल्टी मोडल रेस्पिरेशन पॉसिबल है, यानी कि वो स्किन से भी करता है, बकोफेरिंजियल भी करता है और पल्मोनरी भी करता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनाया गया कि अगर ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड का मतलब ये है कि जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन का होना जरूरी है, वो स्किन की मॉइस्टनेस नहीं मेंटेन हो पा रही है क्योंकि ड्राई एयर है, ड्राई लैंड है, वाटर की स्कैर्सिटी है वहां पे। ठीक है, इट वुड डाई ड्यू टू लैक ऑफ O2। बिल्कुल सही बात है, उसका स्किन रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा इफ इट्स माउथ एंड नॉस्ट्रल्स। बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन को भी बंद कर दिया गया है, ये कंडीशन दी हुई है इसमें। तो क्या बचा? केवल पल्मोनरी, और वो भी ड्राई लैंड है तो डैम्पन हो रहा है। कुछ टाइम तक तो सर्वाइव करेगा बट उसके बाद वो उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में। क्वेश्चन नंबर 150, देखिए, पढ़ाई करना एक अलग चीज है, नॉलेज गेन करना, पढ़ाई करना, ये सब एक तरफ, क्वेश्चन करने का तरीका एक तरफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छा होता है और वो बहुत सारे नॉलेजेबल बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज गेन करना एक अलग चीज है और उसको अप्लाई करना एक अलग चीज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास क्वेश्चन करने की ट्रिक होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो देखिए, आपको पेपर करते समय सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है अपनी एनसीईआरटी पे। आपने एनसीईआरटी में जो पढ़ा हुआ है अगर वो आपके सामने है तो आप उसको लेके 100% कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, वो भी 10 सेकंड में। वैसे तो क्वेश्चन करने का प्रॉपर तरीका यही है कि हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, पर इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। कैसे, आइए देखते हैं। अगर आप एनसीईआरटी से पूरी तरह रूबरू हैं तो क्वेश्चन कहता है विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच वन अमंग्स्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। चार ऑप्शन में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, चार, उनमें से कौन सा रॉन्ग है हमें पता करना है। एनसीईआरटी की लाइन कहती है द ओपनिंग ऑफ द स्पेरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंक्टर्स। स्पिंक्टर सभी को पता है, रेगुलेशन वर्ड भी लिखा हुआ है। तो जहां पे रेगुलेशन लिखा हुआ है और स्पिंक्टर्स मेंशन्ड है, यानी कि स्पिरिकल्स जो कि ओपनिंग्स होती हैं वो लगातार ओपनड नहीं है। क्यों? तभी तो उसके लिए स्पिंक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। स्पिंक्टर्स रिक्वायर्ड है उसको ओपन करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए, हमेशा वो ओपन नहीं है।
और ये हमें इस लाइन से इन्फरेंस, ये सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस लाइन से हमें ये इन्फर हो रहा है, ये कंक्लूड हो रहा है कि जो चीज स्पिंक्टर से रेगुलेटेड है, यानी कि वो हमेशा ओपन नहीं है। अगर हमेशा ओपन होती तो नेचर वहां स्पिंक्टर्स क्यों देता, वहां पे रेगुलेशन की जरूरत क्या थी, वो ओपन रहता, राइट। स्पिंक्टर्स की जरूरत थी, यानी कि ये स्पिरेकल्स हमेशा ओपन नहीं होते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही स्टूडेंट को क्या करना था, फर्स्ट एंड सेकंड थोरैसिक स्पिरेकल्स ऑलवेज रिमेन ओपन। नहीं, एनसीईआरटी में तो हमने पढ़ा हुआ है कि माई स्पिंक्टर्स होते रेगुलेटेड के लिए। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग था और ये आंसर हमारा सही हो जाता। आगे की तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपकी एनालिसिस के टाइम पे आपके नॉलेज बूस्ट करने के लिए थे। ये तीनों, हो सकता है ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन ना हो, ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में मेंशन ना हो, बट जब पहले ऑप्शन में आपको आपकी नॉलेज के बेसिस पे रॉन्ग ऑप्शन सीधे सीधे दिख गया, रॉन्ग स्टेटमेंट सीधे सीधे दिख गया जो आपके क्वेश्चन में पूछा था, तो वहीं पे आपको कॉन्फिडेंस से वो आंसर लगा देना चाहिए, राइट। और ये पॉइंट्स आपको अपने पास एज अ नॉलेज बूस्टर पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई होप इसमें अब बच्चों को और कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 159। क्वेश्चन हमारे पास मल्टी स्टेटमेंट टाइप का है और इसमें सबसे ज्यादा इश्यू रेज हुआ है ई स्टेटमेंट को लेके, दैट इज मोनिलीफॉर्म एंटेना। एनालिसिस के टाइम पे भी मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको लेके हमारी कलीग फैकल्टीज में ही इशू हो गया था कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट यहां आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्लियरली एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन है फिलीफॉर्म एंटीना। अब अगर मैं क्वेश्चन में सीधे सीधे फिलीफॉर्म एंटीना दूं तो फिर वो तो बहुत ईजी हो जाएगा, बट अगर आपने फिलीफॉर्म एंटीना पढ़ा हुआ है तो उससे कोई भी डेविएशन आएगा तो आपको पता है कि एनसीईआरटी तो फिलीफॉर्म एंटीना कहती है, तो यहां पे मोनिलीफॉर्म एंटीना या कोई भी फॉर्म ऑफ एंटीना लिखा होता तो वो गलत हो जाता। डिस्क्रिप्शन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जो आप ऑप्शंस पढ़ते हैं या स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं उसको हमारी पेपर डेवलपमेंट की भाषा में डिस्ट्रैक्टर बोला जाता है। तो अगर हम डिस्ट्रैक्टर ही सीधा सीधा दे देंगे तो वो डिस्ट्रैक्टर कहां हो जाएगा, राइट। तो यहां पे मोनिलीफॉर्म एंटीना देने का रीजन यही था कि अगर आपने फिलीफॉर्म पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि मोनिलीफॉर्म रॉन्ग है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है या अदर बहुत सारे इश्यूज होंगे। ये क्वेश्चन वहां से हो जाता। दो पॉइंट इसमें और हैं, ऑप्शन स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी। इसमें कॉकरोच के सलाइवरी ग्लैंड्स की बात की गई है और सलाइवरी रिजर्वायर की बात की गई है। इस बार बॉटनी में एक क्वेश्चन आया नीट 2025 में जिसमें एक डायग्राम की लेबलिंग के डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन था। उस लेबलिंग की डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट क्वेश्चन आया हुआ था। उस चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए यहां से सलाइवरी रिजर्वायर जो कि केवल एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। और आप कभी देखेंगे तो पेपर में जो कोई भी टर्मिनोलॉजी बाहर से नहीं यूज की गई है और इसमें जो कॉन्सेप्ट भी दिया वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अगर कोई रिजर्वायर है, आपसे कोई सीधा कहते वाटर रिजर्वायर, आप बोलो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं, बट कॉमन सेंस बताता है वाटर रिजर्वायर मतलब वाटर को रिजर्व करता होगा। तो क्लियर सी बात है, सलाइवरी रिजर्वायर है तो सलाइवा को रिजर्व करता होगा। इसका मतलब कि सलाइवरी ग्लैंड से कोई भी सिक्रेशन सीधे माउथ में नहीं जा रहा है, पहले वो स्टोर हो रहा है रिजर्वायर में, उसके बाद आगे जा रहा है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो सी डी ई इन तीन स्टेटमेंट्स में ज्यादा इश्यूज थे, उसको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये कॉन्सेप्ट जो है, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक एमसीक्यू डेवलप किया गया। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन अ फ्रॉग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रेशर इन द, ये सब आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्वेश्चन में, ठीक है, कि कैसे उसमें रेस्पिरेशन होता है और क्या बकल कैविटी का रोल है। बकल कैविटी एक चैम्बर की तरह एक्ट कर रहा है जिसमें प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से रेस्पिरेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी किए हुए हैं कि डायफ्राम में कुछ होल है या ऐसा है ना। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि अ परफोरेशन इज मेड इन द फ्लोर ऑफ अ फ्रॉग्स बकल कैविटी। मैंने पहले बकल कैविटी का सारा रोल बता दिया कि वो कैसे पॉजिटिव प्रेशर डेवलप कराता है रेस्पिरेशन के लिए। तो अब उस कैविटी में अगर होल हो जाए, यानी कि वो प्रेशर नहीं बिल्ड हो सकता क्योंकि उसमें तो लीकेज क्रिएट हो गया। तो अब लीकेज क्रिएट हो गया यानी कि वो जो बकोफेरिंगियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो तो हैम्पर हो गया, अब वो रेस्पिरेशन नहीं हो सकते। तो फिर वही बात आती है कि क्या है हमारे पास, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन वाला, ठीक है। अब वो हमें देखना था किस ऑप्शन में दिया हुआ है, और वो है द एबिलिटी ऑफ इट्स स्किन
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टू परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द बकल पंप मैकेनिज्म। आपका आंसर चला जाता है, राइट। तो रेस्पिरेशन को ही लेके सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना हुआ था, तो जो वो कर लेगा वो इसको भी कर लेगा, राइट। केवल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 165 का इशू देख के मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ये जो क्वेश्चन आप पढ़ो और अब ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ो, मतलब मैंने इसके ऑर्डर को भी चेंज नहीं किया है, एग्जैक्ट लाइंस हैं, ईच एरेज, एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज, दीज फाइबर्स मायोफिब्रिल्स मैंने चेंज कर दिया न्यूरोफिब्रिल्स, फिर उसके बाद मसल से लेके फैशन तक, ऐसे ही पांचों स्टेटमेंट यहां पे हैं। इस पे क्वेश्चन आया है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इधर आई कैन नॉट सी और वेयर इज द इशू आई डोंट नो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम सीधा हूबहू एनसीईआरटी की ही लाइन है। अब अगर आप ये सोचो कि मैं पांचों स्टेटमेंट करेक्ट देता हूं एग्जैक्ट एनसीईआरटी के, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन डेवलप करने का रीजन ही क्या है? क्योंकि इस बार एनसीईआरटी, इस बार जो नीट का क्वेश्चन आया है, नीट का जो क्वेश्चन पेपर आया 2025 में, उसमें यही था कि एक एक वर्ड को चेंज करके स्टेटमेंट को बच्चे को पूरा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। तो वैसे ये बच्चा यहां से यहां तक पढ़ेगा, उसको लगेगा सही है, बट यहां पे चेंज है, राइट। वैसे यहां पे भी कुछ ना कुछ किया गया है, रिटर्न टू द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट कर दिया गया, राइट, जबकि यहां पे रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। यानी कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आपके आंखों के सामने ही है आपकी किताब में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 166। अच्छा, इसके लिए मैंने दो प्रूफ लिए हैं आप लोगों के लिए। ये नीट 2024 का पेपर है, उसके दो क्वेश्चन मैं लाया हूं, दोनों जूलॉजी के ही हैं। अब इसमें प्रोटेरोजोइक लिखा हुआ है, प्रोटेरोजोइक हमें नहीं पता, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हमारे पेपर में आपके पास ये प्रिविलेज कह सकते हैं कि आप इश्यूज कंसर्न रेज कर सकते हैं, बट इसमें आप रेज नहीं कर सकते और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरटेन भी नहीं किए जाते हैं। एनटीए का पेपर आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर में बहुत सारा क्यूओस हुआ, बट कोई इशू नहीं बन पाया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैच द कॉलम है। तो देखो, मैच द कॉलम में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट आते हैं तो आप कॉम्बिनेशन सेट करो, आपके सामने आंसर है, वहां तो नॉलेज की बात ही नहीं है। और अगर एक पॉइंट है भी ऐसा जो आपको नहीं आता, तो आपको 3 तो आते हैं। क्वेश्चन डेवलपमेंट का ये एक तरीका है कि अगर आपको 4 पॉइंट दिए जा रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि एक पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, तो उसके कॉम्बिनेशन ऐसे सेट किए जाएंगे कि आप फोर्थ वाला बिना जाने भी लगा सकते हो। ये क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि नीट भी ऐसा करता है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। अच्छा, एक और है, बच्चों ने कमेंट रेस किया कि आप ये नहीं दे रहे हो, मतलब जहां एलिमिनेशन लग जा रहा है कि एक एनसीईआरटी के बाहर है तो उसके बेसिस पे हमने 3 से लगा लिया क्वेश्चन, तो बोले सर आप हाउ मेनी करके दे रहे हो, तो हम एनसीईआरटी के जो बाहर उसको हाउ मेनी में कैसे कर पाएंगे कि 3 करेक्ट है या 4 करेक्ट है? आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये भी नीट 2024 का ही क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। किसने पढ़ा और कौन से एनसीईआरटी में है मुझे भी बता देना, ठीक है। कहीं नहीं है ये, और फिर भी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे करना था? कॉम्बिनेशन पता करना था, काम का था, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ना पढ़ाना अलग है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग है। क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी और वो डेवलप होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। आप हर एक पेपर को अभी नीट के पेपर की तरह अटेम्प्ट कीजिए, उसके आंसर को, उसके आंसर शीट को, आंसर की को, उसके उसमें जो आपके मार्क्स हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इश्यूज आप कंसर्न करेंगे, मैं ऐसे क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, इट्स ऑल राइट, बट आपका जो मेन कोर टारगेट है उससे आप डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो आप उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लीजिए, अपने नॉलेज की बूस्ट में आप हेल्प ले सकते हैं उससे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 170। क्वेश्चन नंबर 170 में एक इश्यू रेज हुआ कि सर डीकैपिटेशन वर्ड जो है वो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन ही नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आप ऐसी हार्ड इंग्लिश दे देंगे तो ये इंग्लिश का पेपर तो है नहीं, तो जूलॉजी का पेपर है, ऐसा बोला गया। देखिए, डिकैपिटेशन, देखिए क्या है ना कि
सब कुछ अपने सामने ही है, बस नजरिया सबका अलग है। नजर तो वही है, नजरिया अलग है। एनसीईआरटी मैंने सबसे पहले एनालिसिस में बोला था कि जो एनसीईआरटी है ना, वो हर बंदे के लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं कि उसमें रिटन कंटेंट अलग है, बट आप उसको कितना एक्सप्लोर कर पा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए डिकैपिटेशन वर्ड जो है वो एनसीईआरटी में यूज्ड है, और वो कहाँ है वो भी मैं उसका एक्सर्प्ट ले आया हूं। बॉटनी का एक चैप्टर है प्लांट हार्मोन से रिलेटेड, उसमें डिकैपिटेशन वर्ड यूज्ड है। और अगर ये एनसीईआरटी में नहीं भी मेंशन्ड होता और यूज होता तो गलत नहीं है। क्यों? मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, बट ब्रेन के पार्ट्स रिलेटेड नीट का एक क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें सेरिब्रम के साथ मैचिंग में था कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन वर्ड कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं यूज्ड है, और वो एक अच्छे लेवल का इंग्लिश वर्ड है, राइट? अब उसमें आप इशू नहीं रेज कर सकते, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखिए कि आप कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज भूल के कि आपके पास ये पावर है कि यू कैन गिव एनी इश्यूज और यू कैन रेज कंसर्न ऑन दिस, राइट? तो डिकैपिटेशन बीहेडिंग को बोलते हैं। अच्छा, ये साइंटिफिक टर्म भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने गूगल भी सर्च करके उसका भी एक वो लगाया हुआ है कि ये एक इंग्लिश टर्म है, राइट? ये बॉटनी से या जूलॉजी से किसी रिलेटेड साइंटिफिक टर्म नहीं, ये इंग्लिश टर्म है, तो इसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। और हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। डिकैपिटेशन वर्ड इसीलिए यूज किया गया क्योंकि ड्रॉपर का पेपर है, बच्चा उस वर्ड से होके गुजरा है, ठीक है। तो ये बात थी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में भी स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी को लेके इश्यूज आए हैं। आइए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फ्रॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी फ्रॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा डाले गए हैं क्योंकि इस बार नीट में 4 क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड। क्वेश्चन कहता है सलाइवा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बकल कैविटी। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं मेंशन्ड है, ये तो सभी को पता है। अब आप डायग्राम देखिए, ठीक है। कॉकरोच वाला डायग्राम हमने देखा था, सलाइवरी रिजर्वायर डायग्राम में दिया हुआ था, राइट? क्या हमारे डायग्राम में कहीं सलाइवरी ग्लैंड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्रामेटिक प्रूफ हो गया। और एनसीईआरटी की समरी में लिखा हुआ है द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर लिवर एंड पैनक्रियाज। अगर सलाइवरी ग्लैंड होता तो वो मेंशन्ड क्यों ना होता? मेंशन्ड होता, राइट? और ये एक पढ़ने का तरीका है। हम सभी जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट? तो अगर वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था तो आपको ये सवाल क्लिक करना चाहिए था कि लिवर और पैनक्रियाज लिखा हुआ है तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड क्यों नहीं लिखा हुआ है, राइट? उसी चीज को हाईलाइट करके क्वेश्चन बना दिया गया कि एनसीईआरटी में कहीं भी ना कंटेंट और ना डायग्राम में सलाइवरी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो नहीं है, राइट? उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बना दिया गया। पी स्टेटमेंट कहता है द हार्ट स्पेसमेकर इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरल टिश्यू लोकेटेड आउटसाइड द हार्ट वॉल। अब क्वेश्चन इस पे आ रहा है कि सर ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं हुआ है। आइए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमें नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। देखिए क्वेश्चन पेपर, मैंने बोला कि स्ट्रक्चरल का पेपर है, कॉकरोच और फ्रॉग पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर मैं केवल एनसीईआरटी से स्टिक होकर आपको पेपर देता रहूं तो इसका मतलब यह है जो आप कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूं। आप किताब पढ़ रहे हैं, उसी समय क्वेश्चन आपको देता जा रहा हूं, बट ये मेरा रोल नहीं है। मेरा जॉब रोल इससे सेटिस्फाई नहीं होगा। मुझे क्या करना है, जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं एक टॉपिक से रिलेटेड वो आपको दिखाना है, जिससे आपको आपके पेपर में सक्सेस मिले, एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आप सीख सकते हो, बाकी एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। अब क्वेश्चन ये भी फ्रॉग पे था। बी स्टेटमेंट उसका, ए स्टेटमेंट मैंने बता दिया। बी स्टेटमेंट में न्यूरल टिश्यू को लेकर बहुत सारी बातें थी कि न्यूरल टिश्यू कहीं नहीं मेंशन्ड है। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉग के हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लिया गया, फिर भी वो सभी लोगों के सामने क्वेश्चन आया हुआ होगा। उसी में वर्ड यूज्ड है मायोजेनिक, ठीक है। तो फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां पे मायोजेनिक दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से मैंने डिराइव करके यहां पे न्यूरल टिश्यू कर दिया। तो हम पढ़ाई के अप्रोच में क्या रखते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो जिसने पीवाईक्यूज किए होंगे उसको पता है इस क्वेश्चन का सोर्स कहां से है, उसने पढ़ा होगा, वो कर लेगा, राइट?
ये इसका क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पे। क्वेश्चन नंबर 174 जो है वो डायग्राम बेस्ड है। इसमें ऐसा कहा हुआ है कि दो पार्ट्स को लेबल किया हुआ है और उसके शॉर्ट फंक्शन बताने हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया बॉटनी में कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, उसी चीज को ध्यान रखते हुए मैं कॉकरोच और फ्रॉग में ही ऐसी हैं ज्यादातर सिचुएशन जहां पे लेबलिंग से और उसके सारे फंक्शंस मेंशन्ड नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे भी कोलेटरल ग्लैंड आता है, तो उसको लेके क्वेश्चन बनाया हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सभी को पता है, बी क्या है, स्पर्मेथिका, और ए क्या है, कोलेटरल ग्लैंड। यहां पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड की बजाय कुछ भी लिखा होता है। मैंने क्या बोला, आपको अपनी एनसीईआरटी की नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये यहां पे नहीं होगा, खत्म। सेकंड ऑप्शन में ए का लिखा हुआ फेलोमियर, ये भी नहीं होगा, गलत। थर्ड ऑप्शन में ए का वेस्टिब्यूल लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा, गलत। फोर्थ ऑप्शन कहता है ए कोलेटरल ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। बी स्पर्मेथिका, बिल्कुल सही बात है, सही हो गया, राइट। हम केवल लेबलिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। हमें फंक्शन तो मैंने लिख दिया कि अब आप पेपर कर चुके हो तो आपको फंक्शन पता चल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस लेबलिंग आनी चाहिए, तो जो डायग्राम में दिया हुआ है हम पता, राइट। तो मेरा मेन मोटो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, या मैं अपने आप को दिखाऊं कि देखो मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया है। इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सभी का, चाहे जो फ्रंट पेड फैकल्टीज हैं या हम जो कंटेंट का काम कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चंस डेवलपमेंट करने का, हम सभी का गोल बस एक है, आपकी अच्छी रैंक है, आपका सिलेक्शन हो जाए। हम सभी का टारगेट यही है। हम सब अपने अपने जगह पे अच्छा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा काम यही है कि मुझे जितने भी सोर्सेज से आपके लिए क्वेश्चन मिले, या जितने भी आइडियाज मैं खुद अपने से ओरिजिनेट कर सकूं क्वेश्चन के लिए, तो वो डेवलप करते हैं हम, वही काम हमारा है, ठीक है। जिससे आपने जो एक पर्टिकुलर पेज पढ़ लिया, उस पेज के क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं विद इन अ बाउंड्रीज, वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसका वेरिफिकेशन, उसका क्लैरिफिकेशन मैं दे देता हूं। इसके सेकंड स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा डाउट हो रहा था कि सर इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो ओवा होता है उसका यूरिनरी ब्लैडर से क्या रिलेशन है। अरे जब एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन नहीं तो हो ही नहीं सकता ना पॉसिबल। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो तो क्लियरली दिया हुआ एनसीईआरटी में, जो दिया हुआ उसके बेसिस पे आपको आंसर लगाना है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं कि ये कैसे नहीं। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि the ovaries are situated near kidneys and there is no functional connection with kidneys। किडनीज के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी से ओरिजिनेट हो रहे हैं, यूरिटर्स, है ना। तो उस सिस्टम से, उस ट्रैक्ट से इनका कोई रिलेशन है ही नहीं। जहां है मेल फ्रॉक्स में, वहां इंसेटिन मेंशन कर दिया है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टर के तौर पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बात है। जितने भी क्वेश्चंस थे मेरी तरफ से, जहां भी जितने सोर्सेज से, यूट्यूब के एनालिसिस वीडियो के कमेंट से, या जहां से भी जो भी मुझे इश्यूज पता चले, मैंने ग्राउंड पे कुछ बच्चों से बात की, वहां से जो इश्यूज थे उन सभी का क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया है। रेस्ट मुझे लगता है कि शायद सभी के डाउट सॉल्व हो गए होंगे। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें, अपनी जूलॉजी का एक नया यूनिवर्स बनाएं, जिसे मैं जूनिवर्स बोलता हूँ। अच्छे से सीखें सब कुछ, है ना। और मेरा ये मानना है कि तैयारी को हमेशा अपने आने वाले पेपर से एक स्टैंडर्ड अबव सेट करके चलना चाहिए, जिससे कि आप अगर उससे बिलो पेपर आए तो आप कर सकें। जो बच्चे पहले ट्रेंड पे तैयारी कर रहे थे 2025 में, उन्हें एक सेटबैक हुआ होगा क्योंकि पेपर के लेवल में चेंज हुआ। बट आप सोचिए, जो बच्चे ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड अबव प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो तो कर ले गए होंगे। तो क्यों ना उस पोजीशन पे खुद रहा जाए, तैयारी को एक लेवल बूस्ट करके चला जाए। स्विमिंग सीखनी ही है तो क्यों केवल स्विमिंग पूल तक रेस्ट्रिक्ट रहा जाए, क्यों नहीं नदी में भी तैर के देखा जाए। हाँ, बाढ़ आई हुई नदी में नहीं, वहां पे हमें अपना कॉमन सेंस लगाना होता है कि हम बह सकते हैं, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि हमेशा अपनी प्रिपरेशन को एक स्टैंडर्ड अबव रख के चलिए, ठीक है। बाकी और किसी कोई इश्यूज रेज होते हैं तो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।